सर फैमिली में मॉम और मैं ही हैं एंड डैड एक्सपायर हो गए थे 2018 में। 2018 में ओके। क्या प्री हुआ से था? सर एक्चुअली काफ़ी सडन था हर चीज़। डैड उत्तराखंड में कहीं पे शादी में गए थे एंड वहीं पे ही कुछ आई डोंट नो क्या हुआ, बट जब वापस आए तो वो रास्ते में ही काफ़ी इश्यूज फेस कर रहे थे। आप सभी का रामो पे टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं नजफगढ़ दिल्ली से वीरेंद्र सिंह रावत, जिनकी एसएससी सीजीएल 2019 में ऑल इंडिया रैंक 22 है। ये सफलता इन्हें अपने तीसरे प्रयास में मिली है। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी शानदार रैंक वीरेंद्र किस तरह से लेकर आए, इन्होंने किस तरह से तैयारी करी, किस तरह से तैयारी में आने वाले चैलेंजेस को फेस किया और कैसे इन्होंने इतनी शानदार रैंक हासिल करी। हर कहानी के पीछे बहुत सारा संघर्ष होता है, तो वीरेंद्र की कहानी में भी एक संघर्ष है, वो हम वीरेंद्र की जुबानी ही जानेंगे। तो चलिए वीरेंद्र से मिलते हैं और इनकी पूरी तैयारी को टटोलते हैं। मैं सवालों के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है और जो भी इनके राज हैं वो सब मैं बाहर निकालूं, जिससे लाखों एस्पिरेंट को इसका फायदा मिले। वीरेंद्र ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की पोस्ट ऑप्ट करी है और इनका मन है कि ये पूरे विदेश में घूमें, कई देशों में जाएं और अपनी सेवाएं दें। तो चलिए वीरेंद्र से मिलते हैं और उनकी पूरी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है RWT में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा कि रैंक 22 बहुत अच्छी रैंक है, कैसा लगा आपको देखकर? सर बहुत खुश हूँ, मॉम भी बहुत खुश हुई थी। एकदम से रिजल्ट आया तो सबको मॉम और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे इस चीज़ को देख के। एंड 22 रैंक तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी क्योंकि काफ़ी सारे रैंक शीट्स निकली थी एंड वो रैंक शीट्स के अकॉर्डिंग मेरी रैंक बहुत वेरी कर रही थी। एंड MEA में SSC वालों ने काफ़ी वैकेंसी डिक्रीज़ भी कर दी थी 21 के अराउंड, तो लग रहा था कि कहीं मिस आउट ना कर जाऊँ तो बट ओवरऑल बहुत खुश हुए थे। फिर फ्रेंड्स के भी कॉल आए, मैंने भी काफ़ी कॉल किए थे इधर उधर, तो यस सर काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा एक माहौल बना होगा, खुशी है ना? लंबे टाइम के बाद रिजल्ट भी आया आपका। यस सर, ऑलमोस्ट 3 इयर्स बिल्कुल। की जर्नी थी 2019। वीरेंद्र, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कितने मार्क्स आपके थे टियर 1, टियर 2, टियर 3 में? जो भी मार्क्स थे वो उसको ज़रा थोड़ा सा बताइए, और टोटल मार्क्स आपके कितने थे? टियर 1 में मेरे मैथ्स में 50, इंग्लिश में 50, GK में 38 एंड रीजनिंग में 43। रॉ स्कोर मेरा 181 बना एंड नॉर्मलाइज होके 196.7। टियर 2 में मेरे मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 एंड 244 नॉर्मलाइज स्कोर, एंड इंग्लिश में मेरे 192.5 और जो कि नॉर्मलाइज होके 194.9 बन गए थे। टियर 3? टियर 3 में मेरे 60 आए थे। एंड टोटल सर मेरे 696 पॉइंट समथिंग बने थे आउट ऑफ 700। अगर टियर 3 में आपके 70 होते तो आपकी रैंक क्या होती? सर ये टॉप 10 में चांसेस थे आने के फिर। राइट है ना? यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है टियर 3 के मार्क्स सर, बहुत ज़्यादा सर। टियर 3 मोर लक बेस्ड ना? यस सर एक्चुअली टियर 3 में मैंने एक्सपेक्ट किए थे थोड़े ज़्यादा मार्क्स, बट वो आई डोंट नो, मैं जब दूसरों के मार्क्स भी देखे मैंने 31 भी मिले कईयों को, तो अंदर एक सेटिस्फैक्शन थी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ इतना नहीं हुआ कि। बट आपको 22 रैंक मिली और जो चाहिए था वो मिला। यस सर, गुड एनफ, राइट? इट्स गुड एनफ। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कोई रिग्रेट नहीं है सर। टॉप 3 चॉइसेस आपकी क्या थी कि अगर MEA नहीं मिलेगा तो क्या था दूसरा चॉइस आपका? फर्स्ट तो प्रेफरेंस MEA थी एंड देन फिर मैंने CSS ऑप्ट करी थी एंड थर्ड थी मेरी इनकम टैक्स। ओके, MEA क्यों पहली चॉइस? सर MEA का सबसे पहला तो सर फॉरेन पोस्टिंग का था एंड उसके बाद सर फॉरेन पोस्टिंग से ही रिलेटेड मेरी दूसरी चॉइस भी थी कि बिकॉज मैं थोड़ा लैंग्वेजेस को लेके थोड़ा अच्छा लगता है लैंग्वेजेस सीखना मुझे एंड कल्चर एक्सप्लोर करना, तो सर वो एक्सप्लोरेशन का ऑप्शन है। एंड जस्ट इन केस अगर मुझे एक्सप्लोर नहीं करना तो मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं दिल्ली में भी अपनी पूरी लाइफ दिल्ली में भी जॉब कर सकता हूँ। तो ये सब ऑप्शन काफ़ी अच्छे लगे मुझे एंड बाकी मिनिस्ट्रीज से ये मिनिस्ट्री मुझे काफ़ी बेटर लगी। मुझे दिल्ली में ही रहना था, इसलिए मेरी सेकंड चॉइस CSS थी। अदरवाइज आई वुड हैव ऑप्टेड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बिल्कुल। ये जो आपका अटेम्प्ट था, जैसा मैंने इंट्रो में भी बताया है कि आपका ये तीसरा प्रयास था, पहले 2 अटेम्प्ट्स आपने कब लिए SSC के? सर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2017 का, सेकेंड 2018 और थर्ड फिर मेरा 2019 का। क्या क्या रिजल्ट्स रहे? सर 2017 में मेरे लास्ट राउंड तक पहुंचा एंड फिर फाइनल में मेरा नाम नहीं आया
उसके बाद 2018 में मुझे CGDA मिली, मेरी 4588 रैंक थी, एंड 2019 में फिर MEA। yes. तो वो जो सेकंड वाला आपका अटेम्प्ट था उसमें आपको CGDA मिला था, उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी आपकी? सर एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे एरिया में वो पोस्टमैन ने एक्चुअली वो लेटर डिलीवर नहीं किया, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो लेटर वापस चला गया था। ज्वाइनिंग अराउंड मेरी नवंबर में हो जानी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ दैट वो लेटर वहाँ पड़ा रहा 2 महीने, एंड देन उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, एंड बाकी सारा प्रोसेस जब तक ख़त्म हुआ तो मेरी मार्च में जाके अभी 22 में ज्वाइनिंग आने की बारी आई थी। तो मुझे लगा कि अब कॉम्प्लिकेट ना हो जाए एंटायर प्रोसेस, तो मैं MEA के लिए फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। अभी आपकी MEA की ज्वाइनिंग हो गई है? अभी MEA की ज्वाइनिंग हो गई सर, 13 मई को हमें लेटर रिसीव हो गए थे, एंड 28 से मैंने ज्वाइन। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है सर, राइट। बहुत लंबे टाइम से अनएम्प्लॉयड थे, तो लाइक ये खुशी। और उधर कहते हैं ना कि जो सेंटर ऑफ डेमोक्रेसी है, यस सर, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यस, वहाँ काम करने में एक अलग मजा आता यस सर। एक्चुअली वहाँ पे जब एक आई कार्ड के थ्रू एंट्री होती है तो अच्छा लगता है। और बाकी कैसा कल्चरल मिक्स है, जो बच्चे आए हैं सेलेक्ट होके वो अलग अलग स्टेट से हैं, किस तरह से? यस सर, मतलब सोनीपत हरियाणा से भी हैं सर, ये काफ़ी CR रीजन पंजाब रीजन से भी हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट से भी आए हैं हमारे वहाँ पे, एंड लाइक उड़ीसा, एंड सर काफ़ी स्टेट से हैं। कुल कितने बच्चे आए हैं सर? टोटल तो 73 की ज्वाइनिंग होनी है अभी, बट अभी अराउंड 40+ स्टूडेंट्स ही आए हैं अभी। ओके, एंड वहाँ पर जो जेंडर रेशियो कितना है, क्या है? सर गर्ल्स तो अराउंड 6 हैं, आउट ऑफ 73 6 गर्ल्स हैं, एंड बाकी सारे लेस देन 10%। राइट। तो मैं सभी गर्ल्स कैंडिडेट्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी MEA की बात अगर हम कर रहे हैं तो 6 गर्ल्स आउट ऑफ 73, ये पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी लो है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का टाइम है, आप घर से रह के पढ़ाई कर सकती हैं। थोड़ा ज़्यादा संख्या में तैयारी करिए, ज़्यादा संख्या में एग्ज़ाम दीजिए, और SSC बहुत अच्छी नौकरी है, और कोशिश करिए कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन जॉब्स को ग्रैब करें और अपने अपने सपनों को पूरा करें। आगे वीरेंद्र बढ़ते हैं, आपकी तैयारी में थोड़ा सा डीप जाना चाहूँगा, बट उसके पहले मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर फैमिली में मॉम और मैं ही हैं, एंड डैड एक्सपायर हो गए थे 2018 में। 2018 में? ओके, क्या प्री हुआ से था? सर एक्चुअली काफ़ी सडन था हर चीज़। डैड उत्तराखंड में कहीं पे शादी में गए थे, एंड वहीं पे ही कुछ आई डोंट नो क्या हुआ, बट जब वापस आए तो वो रास्ते में ही काफ़ी इश्यूज फेस कर रहे थे, एंड जब हम मॉर्निंग में हॉस्पिटलाइज उन्हें किया तो पता लगा कि उनको ब्लड में थोड़ा शायद इन्फेक्शन है, एंड एंटायर डे हॉस्पिटल में ही हमने स्पेंड किया, बट रात तक डैड ऑल ऑफ अ सडन। यस सर। सो एग्जैक्ट कॉज तो शायद अभी तक नहीं पता, बट सॉरी टू हियर अबाउट इट। और वो आपका 18 वाला प्रिपरेशन सर वो फेज प्री से कुछ महीने पहले ही था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुई थी पढ़ाई उस टाइम पे। कैसे आपने रिगेन किया इसके बाद? और सर 2018 लॉस है ये, और रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। देन 2018 के प्री में मैं बैठा, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था मेरा, एंड आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था एग्ज़ाम में, तो वो पैनिक की वजह से मेरे अटैम्प्ट बहुत कम हुए थे, एंड उस टाइम पे सर नॉर्मलाइजेशन पहली बार आया था 2018 में, तो कोई आइडिया नहीं था। ऐसा लगा कि लाइक फर्स्ट शिफ्ट में ही मैंने लाइक इतना बेकार परफॉर्म किया है, तो मुझे लगा नहीं था मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, एंड उस टाइम पे उन्होंने रिज़ल्ट देने में बहुत ज़्यादा डिले किया था 2018 के प्री के बाद, तो कुछ मुझे चांस लग नहीं रहे थे इसका होगा। तो एंटायर ड्यूरेशन में जब तक उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया तब तक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मेंटली काफ़ी चैलेंजिंग था वो पूरा फेज़ मेरे लिए, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा फोकस कर नहीं पाया था। बट सडनली जब उन प्री का रिज़ल्ट आया तो पता लगा मेरे समवेयर अराउंड 39 मार्क्स के अराउंड या इतने इंक्रीमेंट मिला, और मेरा 171 नॉर्मलाइज स्कोर बन गया, तो मेरी लिस्ट 1 की भी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। बट तो अगेन सर मैं पैनिक और ज़्यादा कर गया, बिकॉज ऐसा लगा था कि ऑलमोस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, बट मेंस की तैयारी है नहीं, और मेंस की तैयारी है नहीं, एंड समवेयर अराउंड 25 डेज बचे थे मेंस के लिए। सर और ज़्यादा पैनिक हो गया सर, एक तरफ खुशी थी कि अच्छे मार्क्स हैं, दूसरी तरफ ज़्यादा पैनिक था, तो नहीं, फिर मेंस में मैं और ज़्यादा घबरा गया, एंड ऑलमोस्ट मैंने मैथ्स का 2 आवर्स में
ऊपर से टीयर 2 में अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस रॉन्ग थे हमारे, तो वो सारा एम्पलीफाई हो गया हर चीज़, तो इतना फिर मेरे काफ़ी ज़्यादा ख़राब मार्क्स आए थे। मैं टीयर 2 में कितने मार्क्स थे आपके? 2018 में। हाँ सर 2018 में मेरे 130 समथिंग मार्क्स थे नॉर्मलाइज्ड। रॉ स्कोर मेरा 120 के नीचे था मैथ्स में एंड इंग्लिश में मेरे 176 रॉ थे एंड वो नॉर्मलाइज होके समवेयर अराउंड 184 बन गए। ओके। इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब लगा बिकॉज इंग्लिश में मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी। मेरे 20+ क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे एंड मुझे लगा, मैं हमेशा इंग्लिश को एज अ बैकअप मानता हूँ कि अगर इंग्लिश में मेरे ज़्यादा रहेंगे तो मैथ्स में थोड़ी बहुत गलती चलती है, बट वो हो नहीं पाया, तो वो एक और झटका था मेरे लिए। तो 18 का अटेम्प्ट, मतलब आपकी फाइनल कितनी रैंक? 4000 कुछ? 4588। ओके। यस सर। ओके। मुझे तो क्या लर्निंग थी आपकी CGL 18 से जो आप 19 में लेके गए कि भाई चलो बहुत अच्छी रैंक अगर लानी तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको? सर CGL 18 में बहुत ज़्यादा सीखा मैं, बिकॉज मैंने 19 की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने तब करी थी जब CGL 18 का आंसर शीट आउट हुई थी। उस टाइम पे सर वो मेरा लोएस्ट फेज था, हर गलत चीज़ हो चुकी थी, डैड चले गए एंड उसके बाद मेरे सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक ख़राब होते गए। तो उस पॉइंट पे मैंने मॉम को कह दिया था मैं CGL छोड़ रहा हूँ। तो मॉम ने फिर मुझे समझाया कि इतनी दूर आ गया एंड मे बी इस वजह से तेरा हो गया हो, तो एक ट्राई और देना चाहिए। तो फिर मैंने एक रजिस्टर में लिखना शुरू किया। जर्नलिंग उस टाइम पे मुझे पहली बार पता लगी थी कि जर्नलिंग कुछ होती है, तो मैंने ट्राई करा। मैंने 14-15 पेजेस भर दिए कि क्या है, क्या कैसा चल रहा है, एंड उसमें सर मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी कि मेरे साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं भाग रहा था ऑलमोस्ट चीज़ों की। कुछ भी मैं कंपटीशन के बारे में ज़्यादा बातें करने लग गया था कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है एंड एवरीथिंग, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात हो जाती है। तो वो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी एंड देन 2018 में बहुत मैसिव लर्निंग थी मैं प्रीवियस ईयर पेपर पे रिलाई करना बंद कर दिया था ऑलमोस्ट 2018 में। मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी पेपर अटेम्प्ट करने की, तो वो बहुत बड़ी गलती थी। एंड 2018 में TCS ने ऑलमोस्ट एक मैसेज सा सेंड कर दिया था कि वो अरिथमेटिक को थोड़ा कैलकुलेटिव रखेंगे एंड एडवांस थोड़ी इजी करेंगे। तो वो चीज़ सर मैं उस टाइम पे नहीं जज कर पाया बिकॉज मेरा शायद मेंटल स्टेट कुछ थी या फिर जो भी रीज़न था, मैं वो उस टाइम पे जज नहीं कर पाया। तो 2019 में जब एक बार मेरा माइंड क्लियर हुआ इस चीज़ों को लेके, ये सब चीज़ों से, तो मैंने काफ़ी ये सब चीज़ें मेंशन करी अपने आप को, अपनी अवेयरनेस में लाया एंड देन मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जब शुरू किया तो मेरा स्कोर अपने आप ऑटोमेटिकली मॉक्स में इंक्रीज़ होने लग गया। मेरी कैलकुलेशन भी बेटर हो गई। मैंने जब प्रीवियस ईयर पे फोकस किया अरिथमेटिक पे तो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ उसका, वरना 2017 में जब एडवांस काफ़ी ज़्यादा हैवी आ गया था तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि एडवांस पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा 2018 के लिए, जो कि नहीं हो पाया। उसमें कंपटीशन बहुत डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हैं, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना एग्जैक्टली है, राइट? यस सर। थोड़ा अपने बेसिक एजुकेशन के बारे में बताएं। 10th 12th ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम में करी है? सर मैंने लाल बहादुर शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये RK पुरम में है दिल्ली में, तो वहाँ से मैंने अपनी 10th एंड 12th करी। 10th में मेरे 78% मार्क्स थे एंड 75% मेरे 12th में आए। एंड ये जो स्कूलिंग आपकी थी इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम? सर इंग्लिश मीडियम, बचपन से CBSE बोर्ड। ओके। यस सर, बचपन से इंग्लिश मीडियम में ही था मैं। इंग्लिश में मैंने, लेकिन सर इंग्लिश मीडियम में था बट स्ट्रगल बहुत किया इंग्लिश। हाँ बिल्कुल, वो मैं क्योंकि मेरे मुझे याद है 9th स्टैंडर्ड में मैं यूनिट टेस्ट में फेल हो गया था, तो इट वाज बहुत बुरा झटका था सर वो। उसके बाद सर क्योंकि एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस सा टूट गया था उस टाइम पे, मैंने कहा कि इंग्लिश बेकार ही है तो छोड़ दो। बट मुझे पता नहीं था कि CGL में फिर से इंग्लिश आई है। ग्रेजुएशन आपने किस में किया? सर ग्रेजुएशन मैंने BTech इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तो यार जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, MNCs में काम करने, आप यहाँ कहाँ CGL सोचने लगे? सो लास्ट सेमेस्टर में जब सब रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि ये टाइम है अब कुछ डिसाइड करने का फ्यूचर में, तो हमने डिसाइड किया, मैं और मेरा फ्रेंड वॉक पे गए थे, तो उसने मुझे ये मेंशन किया कि SSC CGL जैसी कोई चीज़ होती है एंड उससे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जॉब लगती है।
तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, इसी का तो वेट हो रहा था, यही तो चाहिए था। तो हम आगे इसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया। घर आके मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि क्या है CGL एग्ज़ाम। फिर पता लगा कि सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं होती, उसमें काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं। तो थोड़ा जब और रिसर्च करी तो पता लगा कि 10th तक का सिलेबस है, मुझे लगा डूएबल है। तो मैं फिर इस साइड थोड़ा इंक्लिनेशन आने लग गया, क्योंकि डैड गवर्नमेंट जॉब में थे। तो बचपन से कहीं ना कहीं वो कंडीशनिंग थी कि एक गवर्नमेंट जॉब बेटर है हमेशा, तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ झुकाव हो गया। ऑल्दो मैंने लास्ट सेमेस्टर में एक कंपनी में बैठा था एंड उसका फर्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसकी वजह से उन्होंने हमें, कॉलेज वालों ने RS अग्रवाल बुक थी वो हमें रेकमेंड करी थी, तो वो RS अग्रवाल से करा था हमने प्रिपरेशन, कुछ नहीं हुआ एप्टीट्यूड फेल हो गया। एंड उसके बाद सर फिर मैं डायरेक्ट फिर यहीं पे आया एंड CGL की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो आपकी प्रिपरेशन का मोड क्या था, मतलब आपने तैयारी कैसे करी, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी या फिर कैसे किया आपने तैयारी? सर इनिशियली मैं और मेरा फ्रेंड फिर गए हम वहाँ पे कोचिंग सेंटर में गए थे, हम घर के पास में जो सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे हमने पता किया तो उन्होंने ये बोल दिया था कि उस साल 2017 में हम एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर था एंड हमारी डिग्री बाद में आएगी, तो इसलिए हम एलिजिबल नहीं हैं। बट उस साल हम एलिजिबल हो गए, तो वहाँ पे पढ़ाई तो नहीं हो पाई उस टाइम पे, बट कोचिंग सेंटर का माहौल थोड़ा मुझे ठीक सा नहीं लगा। लाइक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे कि 500 स्टूडेंट्स के 3 बैचेस चल रहे थे, पर रूम 500 स्टूडेंट्स। एंड तो मुझे लगा ऐसे ये एनवायरनमेंट थोड़ा कंड्यूसिव नहीं है, तो इसलिए मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर समझा। तो मेरी सारी प्रिपरेशन घर से ही हुई है। बट एक ये होता है ना कि रिस्क भी महसूस होता है कि यार इतना बड़ा एग्जाम है, उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, उसका क्या दायरा है, GS पढ़ना है, साइंस वाले बच्चे GS में वीक होते हैं, तो एक होता है ना कोचिंग लेने से थोड़ा एक सिलेबस का एक दायरा सेट हो जाता है। ये सब चीज़ें दिमाग में आई थी, कैसे आपने डिसाइड किया कि नहीं खुद से ही करेंगे? सर एक्चुअली मैंने सारे फैक्टर्स कंसिडर करे थे। एक्चुअली क्या है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मुखर्जी नगर का डिस्टेंस अराउंड मुझे 2.5 आवर्स तो मिनिमम था जो लगेंगे। तो पर डे मुझे लगा कि 5 आवर्स तो मेरा ट्रैवलिंग में निकल जाएगा, थोड़ा मुझे वहाँ पढ़ना है एंड जब तक घर आके मैं पढ़ूंगा नहीं तो वो होगा नहीं। लाइक तो इस वजह से मुझे लगा कि ये 5 आवर्स वेस्ट करना थोड़ा मेरी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अगेन मैं सिर्फ 5 आवर्स की ट्रैवलिंग करके घर पे आके सीधा पढ़ नहीं सकता था। तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा ये 5 आवर्स को अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो मे बी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये कौन से ईयर की बात है? 2017? ये 2017 की बात है सर। ओके। यस सर। तो उस समय ऑनलाइन भी धीरे धीरे करके शुरू हो रहा था? यस सर, 2017 के एंड में ये चीज़ आने लग गई थी। अभिनय सर शायद आपकी भी वीडियोस आने लग गई थी उस टाइम पे। मेरा 2018 से स्टार्ट हुआ। 2018 से स्टार्ट था। तो क्योंकि सर मैंने शायद बाद के, क्योंकि 2018 का पीरियड था वो जब 2017 चल रहा था एग्जाम। हाँ, वही 2018 में एग्जाम हुआ है। 2017 वाला। यस सर। देन मैंने अपने वीडियो सॉल्यूशंस डालना शुरू किए थे पेपर के। यस। तो 2017 में सर लास्ट तक जब मैं गया तो मुझे लगा कि लाइक एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरी अच्छी तैयारी थी नहीं, मैंने प्री निकाला था, ऑलमोस्ट मैंने 2 महीने पढ़ा होगा, तो मेरा प्री निकल गया। इवन दो कट ऑफ पे निकला था, बट स्टिल मुझे लगा कि अगर ये निकल सकता है तो पढ़ाई करूँगा तो निकल जाएगा आगे। फिर मेरा मेंस आया। मेंस के लिए मुझे लगा कि इवन मैंने स्टोरी सुनी थी 2016 के बैच में कई स्टूडेंट्स ने 200 आउट ऑफ 200 या फिर इवन 190 प्लस लेके इवन वो टॉप पोस्ट ले ली थी उन्होंने, कम मार्क्स होने के बाद भी। तो मुझे लगा कि शायद ऐसा भी हो जाए, तो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उल्टा पड़ गया ये चीज़, मेरा सोचना कि मैं 200 ले आऊँगा, सारे क्वेश्चंस कर दूंगा 2017 के। बट ऐसा हुआ नहीं, मैं समवेयर अराउंड 65 क्वेश्चंस ही कर पाया। तो ये भी एक छोटी सी लर्निंग थी कि कभी इतने बड़े हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जाना। एक सब्जेक्ट पे आप रिलाई करके टॉप रैंक तो नहीं आ रहा? यस सर। तो मैं यही सोच रहा था कि इतना, बट उसकी वजह से ये काफ़ी बैकफायर कर गया था वो, क्योंकि वहाँ पे हर क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा था वो एक बर्डन क्रिएट करते जा रहा था मुझ पे कि लाइक अभी भी नहीं होगा लाइक। तो वीरेंद्र, एसएससी सीजीएल में 4 सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में, टियर 1 में, एंड देन 2 हैं आपके टियर 2 में, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव है। मैं टियर 1 से शुरुआत करूंगा। जो चारों सब्जेक्ट्स हैं जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, तो एक एक करके बात करेंगे कि इनकी तैयारी कैसे करी है आपने और क्या क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए हैं। जीएस की तैयारी आपने कैसे करी? साइंस के स्टूडेंट्स को जीएस वैसे पसंद नहीं है और फिर आप एक जीएस में घुसते हो, फैक्ट्स याद करने, किस तरीके से आपने जीएस को हैंडल किया? सर 2018 में मेरे 20 मार्क्स थे एंड
मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में हूँ मैं, बिकॉज़ ये 5 मार्क्स का डिफरेंस जो एवरेज अराउंड 25 मार्क्स माना जाता है जीके में, तो ये 5 मार्क्स का डिफरेंस रैंक पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो मुझे लगा इसमें मेहनत करके थोड़ा मैं एडवांटेज ले सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इस पे काम स्टार्ट किया जीके पे। मैंने बुक्स ली, मैंने लूसेंट की बुक ली, उसके बाद मैंने स्टडी आईक्यू की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना शुरू किया। बट ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था मुझे, बिकॉज लूसेंट इन इटसेल्फ बहुत बोरिंग है, उसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। तो मुझे लगा अब क्या करना चाहिए, तो एज दे से कि 20-80 रूल में कि 20% ऑफ थिंग्स डिराइव 80% ऑफ रिजल्ट, तो वो जो मेन 20% चीज़ें थी मैंने वो फाइंड आउट करनी शुरू करी। तो उसमें पता लगा कि सीजीएल में हमेशा वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके में। तो मैंने वो वन लाइनर, सपोज एक डिनेस्टी है, तो उस डिनेस्टी में 8-9 चीज़ें ही होंगी जो हमें याद करनी है, लाइक उसका फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, वो किंगडम का कैपिटल कहाँ था, एंड कुछ वॉर्स जो उस टाइम पे लड़ी थी वो किसने जीती थी। तो ये हार्डकोर फैक्ट्स होते हैं जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं। तो मैंने ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स इकट्ठे आई मीन बुक में ही मार्क करके ये सारे फैक्ट्स मैंने याद कर लिए। तो ऑलमोस्ट एज अ फेज़ 1 मेरा ये था कि मैंने सारे के सारे जो छोटे फैक्ट्स थे उनको मेमोराइज कर लिया, एंड देन मैं उसके बाद आगे बढ़ा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में थोड़े और फैक्ट्स इकट्ठा करने शुरू करे। तो जब मैं सेक्शनल मॉक देता था जीके का, तो उसमें मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लगती थी। फॉर इंस्टेंस जो मैंने छोड़ दी, लाइक मैंने मॉन्यूमेंट्स छोड़ दिए, तो वो मॉन्यूमेंट्स फिर मैंने अब पढ़ने शुरू करे। फिर मुझे पता लगा मैंने टेम्पल्स भी छोड़ दिए क्योंकि टेम्पल्स के क्वेश्चन आ रहे थे। तो फिर मैंने टेम्पल्स की एक पूरी लिस्ट निकाली नेट से, एंड मैंने वो भी याद करे कि वो टेम्पल की लोकेशन कहाँ है। तो इससे सर मेरा धीरे धीरे एक ऑलमोस्ट लाइक एक बबल ना बड़ा होता गया इसका, एंड उसमें फिर मेरे मार्क्स भी जब मॉक्स में इंक्रीज होने लग गए तो मुझे लगा ये डायरेक्शन ठीक है। तो मैंने ऐसे करके पूरी एंटायर जीके कवर करी। उसके बाद सर स्टडी आईक्यू की वीडियोज़ ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। उन गौरव गर्ग सर की वीडियोज़ हैं जिसमें ये सारे उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल कर रखा है, एंड इवन विद इन द क्वेश्चंस उन्होंने काफ़ी डिटेल में बाकी डिटेल भी ऐड करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं स्टडी आईक्यू की, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो सो ओवरऑल ये आपका यस सर प्रोसेस था जीके को कवर Yes, करने का। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक 80-20 रूल के बारे में मेंशन किया है। बहुत ही कमाल का रूल है, इसको पैरेटो प्रिंसिपल बोला जाता है, और ये लाइफ के कई सारी जगहों पर अप्लाई हो सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आप जैसे पढ़ाई करते हो, तो आप जो भी टाइम पढ़ाई में डिवोट करते हो उसमें से जो 20% टाइम आपका होगा वो मोस्ट प्रोडक्टिव होगा, और वो आपको 80% रिजल्ट देने वाला है। बाकी जो 80% टाइम आप पढ़ाई करो वो सिर्फ 20% रिजल्ट देगा। बिजनेसेस में ये चीज़ बोली जाती है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं उसमें 20% कस्टमर्स आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, और ये रूल आप लाइफ में बहुत सारी जगहों पर लगा सकते हो। तो ये कहा जाता है कि उस 20% पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उस 80% पे इतना ज़्यादा फोकस करने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत कमाल की बात इन्होंने करी। वीरेंद्र, आगे के सेक्शन में मैं बढ़ूंगा और मैं अब बात करूंगा आपसे रीजनिंग की। राइट, रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे करी है? रीजनिंग में मैंने एक्सटेंसिव सोर्सेज का यूज़ नहीं किया। मैंने मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर्स एंड सेक्शनल मॉक्स जो थे उनका यूज़ किया, एंड 2 मेन टॉपिक थे जहाँ पे मुझे इश्यूज आ रहे थे। एक तो था एनालॉजी एंड दूसरा अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो इन 2 टॉपिक्स पे मैंने स्पेसिफिक वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करे, एंड इनकी कंपाइलेशन देख देख के इनको बेटर करते गए। एंड ये मैंने 1 महीना पहले शुरू किया था फॉर स्पेसिफिक ये एनालॉजी एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लिए। तो ये चीज़ मेरे वहाँ पे कवर हो गए, एंड बाकी एज सच मुझे कोई और सोर्स की नीड लगी नहीं इसमें। मेनली मॉक टेस्ट मेनली यस सर, मॉक टेस्ट से हो गए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे ना, उनकी कंपाइलेशन मैं हमेशा देखता था सर। लाइक जब भी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, तो हर एक सेट ये जो कंपाइलेशन थी वो वीडियोस देख लेता था। लाइक एग्जामो चैनल पे भी आपने कंपाइलेशन डलवा रखी है रीजनिंग की हर चैप्टर की, तो उसको मैंने एज डेली प्रैक्टिस मैं 25 मिनट्स वो देखता था, तो सॉल्व करके वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी, किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया? सर इंग्लिश में मैंने SP बख्शी बुक ली, एंड मेरे थे रोशन तोलानी की 2 बुक्स आती हैं अरिहंत पब्लिकेशन की, फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके अलावा मेरे पास वर्ड पावर मेड ईजी थी। सर ये 4 बुक्स का मैंने यूज़ किया है।
ग्रामर सर इंग्लिश मीडियम से था, तो ग्रामर पोर्शन में मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आए। मोस्ट ऑफ द रूल्स मेरे को बाय रीडिंग पता थे। तो जो कुछ रूल्स थे जहाँ पे जिनको स्पेसिफिक याद करना पड़ता था, फॉर एग्जांपल कि कहीं पे फर्नीचर्स वर्ड का यूज़ करते हैं एंड मिसचीफ्स होता है, तो ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उनको मैं हाईलाइट करता गया। तो मेनली मेरे पास 25 रूल्स के आसपास ऐसे आए थे जो मुझे याद करने थे एंड उनके एप्लीकेशन सीखनी थी। बाकी मोस्ट ऑफ द रूल्स मेरे को पहले से पता थे रीडिंग के थ्रू। सर मैंने बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग करी है, नॉवेल्स की या नॉन फिक्शन बुक्स की। एंड नॉन फिक्शन बुक्स भी जनरली मैं वो पढ़ता था जो मेरे को प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प करे। लाइक मेरे को वो 80-20 रूल भी वहीं से ही पता लगा। तो रीडिंग के थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बिकॉज ग्रामर रूल्स अगर हम एज अ हार्डकोर चीज़ याद कर लें एंड देन उसका एप्लीकेशन, मतलब उसको डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करने की कोशिश करें, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस आउट होती है। तो वो रीडिंग के थ्रू जो सेंस क्रिएट होती है, वो सेंस बनना आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये रीडिंग की आदत आपको कब से लगी, कब से आप पढ़ रहे हो इंग्लिश? सर मैं जब मैंने 2017 में चीज़ें लाइक मैंने व्हाट्सएप और ये सब अनइंस्टॉल कर दिया, तो लाइक कुछ चाहिए था बिजी रहने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि बुक्स पढ़ना थोड़ा अच्छी हैबिट में आता है, तो फिर मैंने बुक्स बाय करनी शुरू करी। 2-3 बुक्स बाय करी, फिक्शन बाय करी, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये धीरे धीरे ये हैबिट क्रिएट होती गई। अब मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है बुक्स का। तो बुक रीडिंग से आपको बेनिफिट इंग्लिश में हुआ? बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो इंग्लिश में आपने जो बुक्स मेंशन करी, उन्हीं किताबों से आपने अपनी पूरी तैयारी करी है, राइट? यस सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने इंग्लिश में किए? सर इंग्लिश में मैंने प्रीवियस ईयर कवर करने के लिए मॉक्स का यूज़ किया एंड बाकी मैंने यूट्यूब पे कंपाइलेशंस देखी थी, रानी मैम की भी कंपाइलेशंस देखी थी। मोस्टली मुझे 2 एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। एक तो PQRS में एंड दूसरा क्लोज टेस्ट में। सर PQRS में मैंने 2018 में बहुत मार्क्स लूज़ करे थे, मतलब मेजर चंक मेरा वही था जहाँ पे मेरे गलत हुए थे क्वेश्चंस। तो मुझे पता था कि PQRS ही एक वो एरिया है जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने PQRS जो था ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले वो PQRS मैंने लगाने शुरू करे। डेली के मेरा था कि 10 PQRS तो करने ही करने, तो वो 10 PQRS मैंने एग्जाम टाइम तक करे थे एंड उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो मेन मेरा तो PQRS भी आपका प्रैक्टिस से इम्प्रूव हुआ? प्रैक्टिस से इम्प्रूव हुआ सर। मैंने डेली किए थे, 10 तो मिनिमम थे, बाकी मैं ज़्यादा भी कर जाता था, कभी 20 भी हो जाते थे। और क्लोज टेस्ट भी ऐसे ही इम्प्रूव हुआ? क्लोज टेस्ट भी ऐसे ही इम्प्रूव हुआ। डेली के 4-5 तो करने ही करने थे। वोकैबुलरी में क्या रिटेंशन टेक्निक थी आपकी? मतलब शब्द याद तो कर लिए, यस सर। एसपी बख्शी आपने यूज किया, रिटेंशन टेक्निक क्या थी उसमें? सर वोकैब को मैं क्या करता था, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट एट नाइट, ये 2 मेरे पॉइंट थे जहाँ पे मैं वोकैब को पढ़ता था। वोकैब हो गए, ईडियम फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सबको मैं इन टाइम पे पढ़ता था ताकि रिटेंशन थोड़ी ज़्यादा हो। एंड पढ़ने से पहले मैं प्रीवियस जो भी मैंने याद किए थे उनसे मैं जस्ट गो थ्रू हो जाता था। ऐसा नहीं था कि लाइक पूरा मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे जस्ट गो थ्रू हो जाता था। एंड देन वीक के एंड में मैं ये चीज़ से वापस गो थ्रू होता था कि मैंने एंटायर वीक में मैंने क्या पढ़ा है, ताकि वो रिटेंशन इंप्रूव होती रहे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं क्या करता था कि कुछ सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए, अलग अलग वेज में ट्राई करता था कि स्टोरीज क्रिएट कर ली, या फिर मैंने ऑपोजिट वर्ड्स लाइक एग्जैसरबेट और अमिलियोरेट, तो मैंने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया। तो इससे मेरी रिटेंशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। लिंकिंग से फ़ायदा मिला? लिंकिंग से फ़ायदा मिला, यस। वीरेंद्र, अभी मैथ्स के ऊपर आते हैं। मैथ्स आज की डेट में सबसे चैलेंजिंग सेक्शन माना जाता है एग्जाम की तैयारी में। सबसे ज़्यादा लोग बातें भी इसके बारे में करते हैं। कोई कहता है कैलकुलेशन बहुत बढ़ गई है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है नेचर ऑफ द पेपर। 2 TCS के आने के बाद मोर और लेस पैटर्न सेम है, बट स्टिल मैथ्स को लेकर एक डर पूरे एस्पिरेंट कम्युनिटी में हमेशा बना रहता है। कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, प्रीवियस ईयर लगाएं तो कब से लगाएं, कितना लगाएं। आपने मैथ्स की तैयारी में किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया? क्योंकि आपकी मोर और लेस सेल्फ स्टडी है, प्लस आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ किया। कोई कोचिंग नहीं है, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। तो विस्तार में बताइए कि आपने किन किन कंटेंट का यूज़ करा है, कैसे तैयारी करी है। एक आपकी बेसिक तैयारी होती है जहाँ पर आप बेसिक कंटेंट को कवर करते हो, लेकिन फिर उसके बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी अप्रोच को चेंज करना है ताकि क्वेश्चन जल्दी हो। जो क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन हो या वगैरह वगैरह, सब कुछ सीखना होता है। आज की डेट में मैथ्स में बहुत कुछ तैयारी करनी होती है। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स कैसे कवर किया आपने, और फिर उस बेसिक्स का जो फाउंडेशन है उसके ऊपर आप जो टॉप नॉच कैसे गए? 2018 की तैयारी में आपके 130 नंबर थे, आपने बेसिक्स तब भी किए होंगे, मार्क्स कम थे।
इस बार कैसे 200 में 200 आए, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया है? मैथ्स के लिए सर मैंने 2 बुक्स का यूज़ किया, राकेश यादव क्लास नोट्स एंड राकेश यादव प्रीवियस ईयर्स। तो मैंने स्टार्टिंग तो क्या करा कि राकेश यादव क्लास नोट से करी, बट वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लगी मुझे बुक। उसमें कॉन्सेप्ट को समझाया नहीं है, बस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। इवन तो वो बुक काफ़ी अच्छी है, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज मेरे बेसिक्स कवर नहीं थे। तो मैंने स्विच किया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में। यूट्यूब चैनल में सबसे पहले मैंने राकेश सर के वीडियोस देखे, राकेश सर के 2 चैप्टर्स के परसेंटेज एंड CISI के वीडियोस देखे, एंड देन मैंने भूतेश सर के वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल रखी थी। तो मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करी। उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद मेरे बेसिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बट मुझे लगा इससे थोड़ा और ऊपर लेवल में जाना चाहिए। तब मुझे आपका चैनल, अभिनय सर का चैनल मिला। तो अभिनय सर के चैनल से मैंने ज्योमेट्री को करना ज़्यादा अच्छा समझा, एंड देन फिर मैं आपके चैनल पे जब आया तो मैंने देखा आपने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर रखा है। काफ़ी आपकी अप्रोच एक क्वेश्चन को हैंडल करने की काफ़ी अलग थी। तो इस मेथड को मैं पकड़ना चाह रहा था बिकॉज मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, इवन तो मेरे बेसिक्स तो बिल्ड हो गए थे। तो ऐसे करके सर मैंने सारे टीचर्स को थोड़ा थोड़ा उनसे सीखा, और जहाँ जहाँ मुझे गैप लगा अपनी प्रिपरेशन में मैंने वो फिल करना स्टार्ट किया। लाइक 2018 में मेरे एक्यूरेसी में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, तो मैंने वो चीज़ देखी कि एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करूँ। तो एक्यूरेसी में सर मेन मेरा ये था कि इम्प्रूवमेंट के लिए जितना हो सके वो याद रखनी है चीज़ें अपनी कॉन्शियसनेस में कि कहाँ कहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। लाइक मैं प्लस को मल्टीप्लाई कर दे रहा था जल्दी करने के चक्कर में, तो ईजी क्वेश्चन में मेरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे थे, एंड जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उनमें मैं टाइम दे रहा था बट वो क्वेश्चन के आंसर सही आ जा रहे थे। तो ये गैप मुझे फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करके ईजी क्वेश्चन को भी ठीक करना स्टार्ट किया, उससे मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। सर कैलकुलेशन के लिए मैंने टेबल से याद करे, 1 से 25 तक याद करे, एंड एडिशनली मैंने 27 एंड 29 का टेबल एंड 36 का टेबल ये याद करे, एक्स्ट्रा याद करे सर बिकॉज लाइक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 18 के टेबल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एंड इन टर्न मैंने 36 के टेबल का भी यूज़ देखा है उसमें। एंड 29 के टेबल को याद करने का इसलिए था बिकॉज 29 ही एक ऐसा ऑड नंबर आ जाता है बीच में, बिकॉज 26 13 के डबल से मैं उसको कैलकुलेशन में ला सकता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड उसके बाद सर स्क्वायर में मैंने याद करने की कोशिश करी 40 तक, मैंने 40 तक याद करे, एंड क्यूब मैंने 30 तक याद करे थे। इनके अलावा सर कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए मैंने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का यूज़ करा। जैसे आपने एक वीडियो में बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल के स्टैंडर्ड वैल्यूज़, तो उससे काफ़ी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। ऐसे ही आपने एक बार सर्कल का भी बताया था कि 744 एंड 154। तो ये ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ फिर हमारी वैल्यूज़ हो गई लाइक ट्रिपलेट्स हो गए हमारे। अभी SSC काफ़ी सारे न्यू ट्रिपलेट्स पूछ रहा है, तो अगर वो हमें पहले से ही मेमोराइज हों कुछ हद तक जितने वो पूछ चुके हैं, तो वो कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। और कैलकुलेशन सर हमारी काफ़ी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। फॉर इंस्टेंस कि हमने अगर क्वेश्चन को एक बार में अगर हम पढ़ रहे हैं, लाइक रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, एक बार में पढ़ के समझ आ जाए फिर हमारे, वरना उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है री रीडिंग में। उसके अलावा सर मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर यूनिट डिजिट देख के आंसर को मार्क करना, ये सारे मेथड्स का मैंने यूज़ किया था ताकि मेरी कैलकुलेशन और इम्प्रूव हो जाए। एक और शिकायत है बच्चों की कि बहुत सारा डेसिमल डिजिट कैलकुलेशन आ रहा है एग्जाम में, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर डेसिमल डिजिट एक्चुअली मैंने आपसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिया था इसका। आपने एक वीडियो में कहीं बताया था कि डेसिमल को ना देख के एंड डिविजन बाय 1000, 10,000 या 100 को ना देख के डिजिट्स मैच करा दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लाइक उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा इसने एक ना रेवोल्यूशनरी पार्ट प्ले किया था मेरी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज जब भी मैं ये चीज़ ना देख के सिर्फ डिजिट मैच करा देता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाती थी। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल था उस चीज़। राइट। मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि वीरेंद्र भी जिस कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं कैलकुलेशन के, सो ये बेसिकली मैंने यूट्यूब पर भी कई बार पढ़ाया है आपको कि ऑप्शंस में अगर आपको चारों ऑप्शंस में डिजिट्स डिफरेंट दिख रही हैं, राइट, तो आपको क्या करना है, डेसिमल को इग्नोर करना है, सिर्फ डिजिट्स मैच करानी है।
ये बहुत छोटी सी बात है, बट बच्चे कई बार इसको समझ नहीं पाते हैं या उन्हें इसका फ़ायदा नज़र नहीं आता, उन्हें एक्चुअल कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा आदत है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, वीरेंद्र से मैं पहली बार आज मिला हूँ और पहली बार हमारी बात हो रही है। इन्होंने उस वीडियो को देखा, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा, और जैसा ये बता रहे हैं कि वो इनकी कैलकुलेशन में बहुत रिवॉल्यूशनरी रहा है जब डेसिमल कैलकुलेशन होती है। मुझे उम्मीद है कि आप भी उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं अपनी टीम से बोल के दोबारा अपलोड कराऊँ या आपको नोटिफाई कराऊँ, आप भी उसको देखिए और अपनी कैलकुलेशन को बेहतर बनाइए। वीरेंद्र, एक और सवाल है मेरा मैथ्स को लेके बच्चों के अंदर बहुत डर है, और ये भय जो है पहले 17 से बना एडवांस मैथ को लेके। खैर एडवांस का डर अभी खत्म हो गया, अब अरिथमेटिक उनके लिए एक भयावह परिस्थिति बनता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पैटर्न वाइज नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। पेपर को थोड़ा सा और आप ब्रेक करके बताएंगे कि पेपर में आपकी जो एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन आसान होते हैं, कितने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और कितने रिलेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो नज़रिया जरा आप दो कि बच्चे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रिलाई करें, ठीक है, तो वो कितने क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं और उसको एनहांस करने के लिए क्या करें? सर आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मस्ट हैं, बिकॉज वहाँ से ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर आ जाता है, एंड जो हार्ड क्वेश्चन का वेटेज है वो बहुत ही कम है। लाइक 10 क्वेश्चंस आप मान सकते हो, 10 to 15 क्वेश्चन जो हार्ड कैटेगरी या फिर मॉडरेट कैटेगरी में आप उन्हें बोल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन 15 and 16 की शिफ्ट भी मैंने सॉल्व करी थी, तो वो शिफ्ट भी डूएबल थी। कई स्टूडेंट्स ने उसमें भी 200 स्कोर किया है। तो ऐसा नहीं है सर कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो उसमें कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट में हैं आप, एंड जितने रीसेंट प्रीवियस ईयर होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिकॉज टीसीएस क्या कर रहा है सर, किसी ना किसी एक चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। लाइक उसने कभी एवरेज के चैप्टर को पकड़ के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट घुमा दिया, तो वो ये चीज़ को नेक्स्ट पेपर में भी वो अप्लाई करने की कोशिश करता है वही सेम पैटर्न के साथ। तो अगर आपने रीसेंट प्रीवियस ईयर सॉल्व करें तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी नेक्स्ट एग्जाम में। रीसेंट प्रीवियस ईयर का मतलब टीसीएस के आने के बाद? टीसीएस के आने के बाद के जितने भी रीसेंट हैं, और जितना ज़्यादा 7,000 8,000 सवाल हो चुके हैं अगर सारे एग्जाम को कंबाइन करेंगे। अच्छा कंटेंट है पढ़ने के लिए, राइट? एग्जैक्ट। अब मैं आपसे वीरेंद्र सबसे पहले पूछूंगा कि टीयर 1 में आपने कितने मॉक टेस्ट दिए? टीयर 1 में सर अराउंड मैंने 70+ मॉक्स दिए। और ये कहाँ से मॉक्स दिए हैं आपने? सर मेरे 2 सोर्सेज थे, एक तो एसएससी ट्यूब एंड टेक्स्ट बुक, ये 2 के मैंने मॉक्स परचेज किए थे और यहीं से ही मैंने प्रैक्टिस करी। मॉक में कितनी परसेंटाइल आपकी रहती थी टीयर 1 में सर स्टार्टिंग तो कम से हुई थी, 80 के अराउंड से स्टार्टिंग हुई थी, बट इवेंचुअली ये जल्दी ये नंबर राइज कर गया था और ये 95+ एंड देन 99 परसेंटाइल पे ये था। तो शुरू में कम क्यों आ रहे थे आपके परसेंटाइल? सर शुरू में वही था कि जब इनिशियली स्टार्टिंग कर रहा था तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आ पा रहा था। लाइक जीके को कब करना है, मैथ्स को कब करना है, तो इन सब का जो सीक्वेंस था ये मैं इनिशियली इसके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या सीक्वेंस मेरे लिए वर्क करेगा। तो फाइनली जैसे मैंने जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, ये लास्ट की मेरी सीक्वेंस बन के आई थी जो मेरे को परफेक्ट सूट कर रही थी, एंड टाइम मैनेजमेंट इसमें मेरा परफेक्ट हो रहा था। कितना था आपका डिवीजन? सर 5 मिनट्स मैंने जीके को दिए थे, 10 इंग्लिश के लिए, 15 to 20 मिनट्स मेरे उसके थे रीजनिंग के, एंड देन लास्ट का पूरा टाइम जितना बच जाए मैं कोशिश करता था कि 30 मिनट्स मेरे लिए बच जाएं मैथ्स के लिए, ताकि क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैथ्स कैसा आएगा। लाइक सबसे ज़्यादा मैथ्स ही परेशान करता है उसमें। तो आपके प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं, मैथ्स में 50/50 तो ठीक है, आपने सवाल सॉल्व किए, सारे निकाल दिए। इंग्लिश में 50/50 इट्स समथिंग व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग। मतलब आपकी इंग्लिश मतलब इस लेवल की है कि आप इंग्लिश में गलत ही नहीं हो रहे, और ये बहुत बड़ी बात है। तो आप श्योर थे कि इंग्लिश में आपके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे, या फिर तो कुछ डाइसी क्वेश्चंस भी थे जो बाद में करेक्ट हो गए? सर एक क्वेश्चन था जिसमें मैं अटका था इंग्लिश में, एंड उसमें भी मैंने कोशिश ये करी कि ऑप्शन एलिमिनेशन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट सूट हो जाता है। तो इंग्लिश में जब भी मेरे को ये समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन राइट है, मैं सारे रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो उस तरह से मेरा वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ और वो ठीक भी हो गया। तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन में मैं अटका था, एंड वो ग्रेट बहुत बढ़िया। टीयर 1 में जब आप एग्जाम दे रहे थे, कोई मेजर प्रॉब्लम हुई आपको, या जो आपकी मॉक स्ट्रैटेजी थी, टाइम मैनेजमेंट था, सब कुछ परफेक्टली वहाँ प्ले किया? नहीं सर, एक तो सर 2 इशू आए थे। एक तो सर्वर इशू आ गया था। लाइक वैसे ही थोड़ा पैनिक सा रहता है एग्जाम जब स्टार्ट होता है, तो जब वो सर्वर इशू आया, मैं सबसे पहले जीके अटेम्प्ट करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे 2 क्वांट के सेक्शन थे एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश था। तो सबसे पहले तो ये इसने थोड़ा सा मुझे। अच्छा, आप में 2 क्वांट के सेक्शन दिख रहे थे? नहीं, यस सर, वहाँ पे मैं 2 सेक्शन मेरे
साइड बाय साइड क्वांट के थे एंड देन इंग्लिश एंड वो, तो उसने थोड़ा सा पैनिक किया, बट अगेन जब वो फिर से पेज को मैंने वापस क्लिक किया तो जीके का आ गया। तो ये तो एक छोटा सा सर्वर इशू था। सेकंड इशू था कि जब मैंने घर से सोच के चला था कि मेरा क्वांट जो है वो थोड़ा सा हैवी आएगा, लाइक मैंने ये नहीं सोचा था कि रीजनिंग इतना हैवी हो जाएगा। तो हमारे 6 मार्च सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल पे था, इवन मुझे क्वांट से बेटर लगा रीजनिंग। तो हुआ गया कि जब मैंने जीके एंड इंग्लिश सॉल्व करा तो मेरे पास समवेयर अराउंड 48 मिनट्स के अराउंड रह चुके थे। तो मैंने जब रीजनिंग करना शुरू करा तो मेरे विद इन द टाइम लिमिट वो नहीं हो पाया जितना मैंने अलॉट किया रीजनिंग को। तो मैं आगे स्विच कर गया एंड मैंने क्वांट को सॉल्व करना शुरू किया। तो क्वांट मेरा कंपैरेटिवली बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। तो अब मेरे पास अराउंड 17 मिनट्स ही रिमेनिंग थे एंड मेरे 100 क्वेश्चन से मैं गो थ्रू हो चुका था। तो उन 17 मिनट्स को मैंने अगेन यूटिलाइज किया फिर से रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जब मैंने वो यूटिलाइज करना शुरू किया तो मेरे अराउंड 10 मिनट्स और लगे एंड रीजनिंग के सेक्शन भी मैंने कंप्लीट कर लिया क्योंकि वो प्रेशर ऑफ हो गया था। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो था वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया उसने। एंड देन मेरा माइंड इतना ज़्यादा फ्री हो गया था कि लास्ट में मैंने वो इंग्लिश का एक क्वेश्चन जिसके मैंने बात करी थी एंड जीके के 2 क्वेश्चंस वो मेरे और सॉल्व हो गए थे। जीके के 2 क्वेश्चंस में मैंने अगेन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करने की कोशिश करी। वहाँ पे लाइक एक क्वेश्चन था कि एरिड रिसर्च सेंटर एंड उसके ऑप्शंस काफ़ी अलग से थे। फॉर इंस्टेंस कि 2 हमारे साउथ स्टेट के थे, इंडिया के सदर्न पार्ट से थे एंड 2 स्टेट्स थे हमारे जयपुर एंड जोधपुर। तो सर मैंने 2 तो हटा दिया बिकॉज एरिड रीजन जो था वो हमारे सेंट्रल रीजन के आसपास आता है, तो इसलिए वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एंड बाकी के 2 जो बचे थे उनमें से सर मैंने जयपुर विजिट किया है। तो मैंने कहीं पे ऐसा नहीं देखा कि कुछ बिल्कुल मरुस्थल वाला एरिया या फिर ऐसे डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने जोधपुर को अराउंड 95% श्योर था मैं, तो मैंने मार्क कर दिया। तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। तो ये थोड़ा इसका मुझे बेनिफिट हुआ बिकॉज वो प्रेशर काफी ज्यादा ऑफ हो गया था। टाइम आपके पास बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ था, तो माइंड पे स्ट्रेस नहीं बचा था उस टाइम पे। तो पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने प्रीलिम्स में? नहीं सर, मैंने 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जिसमें मेरे रीजनिंग के 2 क्वेश्चन गलत हो, बाकी सारे सही। आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने बताया 2018 के एग्जाम में कि आप प्री को लेकर श्योर नहीं थे, तो आपने रिजल्ट आने तक कोई पढ़ाई नहीं करी थी। 19 में तो आप श्योर रहे होंगे कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या मेंस की तैयारी आपने अगले दिन से शुरू कर दी या छुट्टी लेके आराम से स्टार्ट किया? नहीं सर, मैंने जल्दी शुरू कर दी थी अपनी प्रिपरेशन बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने देखा कि काफ़ी सारी एनालिसिस आ रही है तो वो एनालिसिस को देख के जितने भी न्यू क्वेश्चन मुझे लगे उस एनालिसिस में मैंने वो क्वेश्चन करने शुरू करे बिकॉज माइंड में वो थोड़ा सा हाइप था कि क्या आ रहा है, क्या लेटेस्ट आ रहा है। देन बिकॉज वहाँ पे मैंने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी, तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर जितना आ रहा है अभी रिसेंट का, लाइक जितना भी रिसेंट हो, CHSL हुआ है पहले, तो मैंने वो करने शुरू कर दिए। अभी क्वांट के जितने क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं मैंने वो करने शुरू कर दिए। तो ये 1 वीक तक तो मैंने ये किया जब तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ एंड देन फिर मैंने अपना वापस से कंटिन्यू कर लिया। कैसे मेंस की तैयारी में क्या बदलाव लेके आया प्री से? सर, मेंस की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो मैं लाया वो था रिविजन। मैंने क्वांट की रिविजन को ऐसे बाइफरकेट कर दिया कि मेरे 2 टाइप के रिविजन थे, एक वीकेंड में रिविजन और एक मंथ एंड में रिविजन, ताकि मेरे जो भी मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ वो भूल ना जाऊँ। मैंने ये सोचा कि एक बार कोर्स को दोबारा कंप्लीट करो एंड तब तक रिविजन करनी है जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाता। तो इस वजह से मेरी मल्टीपल रिविजन्स हो गई, लाइक अब मैं कोई नंबर भी पुट नहीं कर पाऊंगा, इतनी ज़्यादा बार मैंने रिविजन कर दी थी। एंड फिर कोरोना का टाइम आया तो वो और एक्सटेंड हो गया। मॉक्स देने का टाइम आता था, मॉक्स देते थे, तब तक पता लगा फिर वो रीशेड्यूल हो गया एग्ज़ाम। तो फिर वो चीज़ का टाइम मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। पहले इनिशियली मुझे बुरा लगा कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट देन अगेन मैंने सोचा कि अगर ये टाइम मिला है तो उसको रिविजन में जितना यूटिलाइज़ कर सकता हूँ वो उस टाइम को फिर मैंने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए यूटिलाइज किया। तो टीयर 2 की तैयारी में ये मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए आपने रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट? कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे मैथ्स और इंग्लिश के अलग अलग टीयर 2 के लिए? सर, एक तो मॉक टेस्ट का जैसे मैंने बताया, मैं मेरा है फिक्स कि 2.5 मंथ पहले मैं मॉक स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने मॉक स्टार्ट किया, वो अगेन पोस्टपोन हो गया एग्जाम, फिर मैंने मॉक स्टार्ट किया, फिर पोस्टपोन हो गया था। तो जब मैंने ये मॉक बीच के मॉक्स को हटा दूं अगर मैं, तो एक जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम थी वो मेरे 70+ की थी, इसमें भी दोनों में, इंग्लिश एंड मैथ्स में।
ओके, ऐसे। इसमें आपका एवरेज स्कोर कितना रहा होगा मॉक्स में? सर मेरा एवरेज सर लाइक लोएस्ट स्कोर मेरा, मैंने क्वांट में 140 के अराउंड से स्टार्ट किया था एंड ये मैक्सिमम 200 टच किया था प्रीवियस ईयर में। बाकी एज अ मॉक जो जनरल मॉक देते हैं वो, उनमें मेरे 190 प्लस तक ही 190 छुए थे, बाकी उससे ऊपर नहीं जा पाया था मैं। इंग्लिश में? सर इंग्लिश में मेरे 190 था। ओके, और मॉक एनालिसिस आप कैसे करते थे? सर मॉक की एनालिसिस में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था मॉक एनालिसिस को। पहले पार्ट मेरे वो क्वेश्चन थे जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं और वो गलत हो गए, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि मैंने अटेम्प्ट भी किया और मैंने टाइम भी लूज़ किया एंड मार्क्स भी लूज़ किए। फिर मेरे सेकंड पोर्शन में आता था जो मैंने अटेम्प्ट किए, करेक्ट किए लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। एंड थर्ड आता था जिसमें मैंने जो अटेम्प्ट नहीं हुए। इसमें मैं सर 2 चीज़ें देखता था जो अटेम्प्ट नहीं हुए, लाइक कि अगर वो मैंने वो कैसा क्वेश्चन है, लाइक वो डुएबल क्वेश्चन है भी या नहीं, लाइक अगर मैं सोल्यूशन देख के वो समझ जा रहा हूँ तो वो मैं अगर रिलेट कर पा रहा हूँ तो ठीक है, तो मैं उसकी लाइक इमेज खींच के अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता था बाद के रेफरेंस के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जिसका मैं सोल्यूशन भी नहीं समझ पा रहा, लाइक गिवन सोल्यूशन भी, तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर देता था। और अगर वो मेरे को 3, 4, 5 मॉक्स में नहीं दिखता था तो मैं उसको कम्प्लीटली स्किप ही कर देता था वैसे क्वेश्चंस को। तो ये जो मेरी कैटेगरी थी, ये मैंने ऐसे, ये मेरी प्रेफरेंस वाली कैटेगरी थी, तो ऐसे मैंने एनालिसिस किया मॉक्स में, मैथ्स में। ओके, और खुद के नोट्स भी बनाते थे आप? सर खुद के नोट्स सर मैं क्या करता था कि एक बुक सर जो राकेश यादव वाली बुक्स है उसमें मैं साइड में नोट्स बनाता था, इंस्टेड ऑफ एक कंप्लीट सेपरेट कॉपी मैं साइड में नोट्स बनाता था। और जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी या जो मुझे क्वेश्चन बाद के रेफरेंस के लिए चाहिए होते थे कि मैं लास्ट में उन्हें सॉल्व करूंगा, उनकी मैं फ़ोटो खींच के रख लेता था सर। तो मेरा लाइक अराउंड मेरे 400 के अराउंड क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी मैंने इमेज खींच के अपने, सर वो मेरे को एफिशिएंट वे लगता था थोड़ा, क्योंकि सर मैं अगर वो पूरा क्वेश्चन लिखूं देन उसका सोल्यूशन लिखूं तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे एफर्ट लगता था। तो बेटर मुझे ये लगता था कि मैं जल्दी से उसका स्नैपशॉट लूँ एंड कंप्यूटर में सेव कर लूँ। सोल्यूशन भी आपने उसी बुक में लिख रखा था? सर बुक में लिख लेता था मैं, अगर मुझे कुछ यूनिक लगता था तो, वरना सिर्फ वो क्वेश्चन का इमेज। और उसको आपने कितनी बार रिवाइज किया? वो सारे क्वेश्चंस को सर, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने जाने से पहले 3 बार रिवाइज किया होगा ऑलमोस्ट। एंड उसमें से भी सर मैं एलिमिनेट करता था, लाइक एक और फोल्डर बना दिया मैंने ऐसे क्वेश्चंस जो मैं अब लाइक उनके साथ मैं कंफर्टेबल हो गया, वो उसमें शिफ्ट कर देता था मैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनकी और रिवीजन चलती रहती थी। ऑनलाइन करने का ये फायदा होता है कि आप अपने हिसाब से शफल कर सकते हो, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में पन्ने कैसे फाड़ोगे आप? एग्जैक्टली, है ना? तो अच्छा यूज किया आपने टेक्नोलॉजी का। मेंस एग्जाम के 10 दिन पहले आप क्या कर रहे थे? सर मेंस एग्जाम के 10 दिन पहले मैं थोड़ा माइंडसेट पे काम कर रहा था, बिकॉज मुझे ये पता था कि वो पैनिक वाली स्टेट दोबारा आनी है, बिकॉज इवेंचुअली हम पढ़ उसी दिन के लिए रहे। तो और ऊपर से वो 2 बार मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो चुका है, तो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये भी ख़राब होगा। तो उस स्टेट के लिए लाइक मैंने 2 महीने पहले अपना मेडिटेशन शुरू कर दिया था, ताकि एटलीस्ट मेरा वो काम रहे। एंड मॉक से पहले भी मैं हमेशा ये करता था, लाइक 5 to 10 मिनट्स मैं आंखें क्लोज करके डीप ब्रीदिंग करता था, ताकि एटलीस्ट एक वो काम माइंड वाले स्टेट हमेशा बनी रहे जब मैं उस दिन एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो 10 दिन पहले भी मैं यही था सर, मैं अपनी रिविजन और अपना जो भी प्रेशर था अब वो कम करता जा रहा था धीरे धीरे, ताकि उस दिन के लिए मेरे पास कोई प्रेशर ना बचे। बार बार अपने आप को रिमाइंड करा रहा था, मे बी इवन इस टाइम पे भी, इतनी प्रिपरेशन के बाद भी मे बी ऐसा हो सकता है कि उस दिन सब गलत हो जाए, बट दैट विल बी ओके। कि क्योंकि मैंने इस बार जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैंने सोचा था कि लाइक दिस विल बी माई लास्ट अटेम्प्ट, अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो मैं निकल जाऊंगा एसएससी से, कहीं और कुछ कर लूँगा। तो इस टाइम पे मेरा पूरा माइंडसेट पे काम चल रहा था कि किस तरह मैं वहाँ का प्रेशर हैंडल करूँगा। एक चीज़ मैंने सोची थी, लाइक 2018 में मेरा क्या था, पूरा 2 घंटे पैनिक में निकल गए थे। 10 क्वेश्चन वहाँ पे गलत आए थे, उनको सॉल्व करते करते पैनिक हुआ। जो इजी क्वेश्चंस थे वो भी नहीं हुए उसके चक्कर में, तो वो पैनिक इंक्रीज होता रहा। तो मुझे लगा कि 2 घंटे पैनिक करने से अच्छा 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग, ताकि वो एटलीस्ट 2 घंटे में वेस्ट ना कर पाऊँ। फिर सर आपकी एक दिवजेश सिंह के साथ एक इंटरव्यू था, ऑनलाइन इंटरव्यू। तो उस दिवजेश सिंह ये 2018 में ना ऑल इंडिया रैंक 12, हाँ 12, हाँ यस सर। तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छी चीज़ कही। उनका एक्सपीरियंस मेंस में मतलब स्टार्टिंग में ख़राब था, लाइक उनके 5
मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स में कोई क्वेश्चन हुए नहीं, जो 2 करे वो भी शायद गलत हो गए थे। तो वो वहां से लेके और लास्ट में उनके 98 या 99 क्वेश्चन उन्होंने सारे करेक्ट थे। यस सर, वो सारे करेक्ट। तो सर वो एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ, ऐसा लगा है कि एक लास्ट पजल मिल गया कि किसी भी पॉइंट पे हम एग्जाम को संभाल सकते हैं। तो सर वो एक लास्ट पजल था जिसने काफी ज्यादा प्रेशर ऑफ कर दिया था मेरे शोल्डर से। राइट। यस सर। तो उसने इसका मतलब ये टॉपर इंटरव्यूज से भी फायदा होता है अगर इनको देखा जाए। यस तो सर, वो गलतियां जो शायद आप करोगे वो रिलेट कर पाते हो आपके यस यहाँ। सर, एग्जैक्टली, बहुत रिलेटेबल था क्योंकि वही 2018 का एग्जाम मैंने भी दिया था। मैंने क्या किया कि कॉन्टिन्यूसली पैनिक करता गया और मुझे मेरे अंदर से ये आया कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए तो क्या होगा, लाइक मैं इस लूप में फंस गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगर नहीं हुए तो कोई नहीं, यहाँ पे आ रखे हैं तो 60 क्वेश्चन तक कर लो एंड दैट विल बी ओके। राइट। तो वो माइंडसेट जो था उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आता उन्हें भी था, आता मुझे भी था, बट वो जो एक स्विच था माइंडसेट का उसने काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल। बिल्कुल, और मैं बहुत एग्री करता हूँ कि एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन का एग्जाम है ना। कौन कितना बढ़िया एग्जीक्यूट करके लेके जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक इंटरव्यू देखा और आज आप उस इंटरव्यू को दे रहे हैं। सोचा था आपने कभी कि आप आओगे इंटरव्यू देने के लिए ऐसे, या दिमाग में कभी कुछ ऐसा? सर एक्चुअली उसी दिन, लाइक जिस दिन मैं देवजेश सिंह का इंटरव्यू दे रहा था, उस दिन लाइक मैं मॉम के साथ वॉक कर रहा था एंड वो इंटरव्यू देख रहा था मैं। एंड मॉम ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि लाइक कि कभी मेरा बेटा भी वहाँ जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो मुझे आइडिया नहीं था कि एज सच इतना भी मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा इस फील्ड में कि यहाँ तक 22nd रैंक लेके यहाँ पे आपके सामने बैठूंगा। बट यस सर, मैंने उस दिन हाँ तो बोल दिया था, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे लगा कहीं ये एडिशनल प्रेशर लेके मैं एग्जाम ना खराब कर दूं, बट वो सब कुछ ठीक हो गया। जो आपने सोचा, आपकी माता जी ने सोचा, वो आज पूरा हुआ, बहुत अच्छी बात है। टियर 3 की तैयारी आपने कैसे करी? सर टियर 3 के लिए इस बार उन्होंने काफ़ी कम टाइम दिया था, लाइक टियर 2 के शायद 3 दिन बाद टियर 3 था। तो मुझे लगा इस टाइम पे एसेस पढ़ने से बेटर या फिर कोई बुक पढ़ने से बेटर ये रहेगा कि मैं कोई ऐसे फैक्ट्स याद कर लूँ जो फैक्ट्स को मैं डायरेक्टली अप्लाई कर ही पाऊँगा, लाइक इंडिया के रिलेटेड फैक्ट कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, जोग्राफिकल पॉइंट्स क्या हैं, या फिर वाटर रिसोर्सेज कितने हैं, इंडिया में किस किस चीज़ों की प्रॉब्लम है, या फिर कौन कौन से सेक्टर बेटर कर रहे हैं, या राइट टू एजुकेशन का क्या आर्टिकल है। तो ये सब फैक्ट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया रादर दैन कि मैं कोई बुक में सीधा सीधा कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे एस्से पढूं। एंड थैंकफुली सर आपके चैनल पे ही एक दिव्या शर्मा मैम का एक टियर 3 की सीरीज बना रखी है। सो सर लास्ट डे पे मैंने ये सोचा कि इस बार लाइक पिछले बार से इस बार तक एसएससी ने काफ़ी चेंजेस किए, काफ़ी परेशानी आई, तो इस बार अगर प्रेसी आ गया या कुछ और आ गया तो क्या होगा। तो मैंने प्रेसी का, मैंने कहा एटलीस्ट मुझे फॉर्मेट पता होना चाहिए, बाकी इंग्लिश तो मैं संभाल लूँगा, लाइक किसी तरह फ्लो में ले आऊँगा। तो उस दिन मैंने एक रात पहले प्रेसी का फॉर्मेट देख लिया। अच्छा, और वो प्रेसी आ गया एग्जाम में। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ था मेरे लिए, बिकॉज पैनिक हो जाता है सर, 1 घंटे का एग्जाम था। बिल्कुल। तो वो पैनिक स्टेट से तो मैं बच गया, बट वो एसए का जो थोड़ा सा था वो थोड़ा सा हुआ था टॉपिक सर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आ गया था, तो उसने थोड़ा सा दिक्कत करी थी। बट मैंने कोशिश करी थी थोड़ा रिलेटेबल बना पाऊँ, मैं उसके अराउंड लिख पाऊँ, बिकॉज थोड़ा सा क्लैरिटी थी कि किसके अराउंड है टॉपिक, बट इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। बट किसी तरह मैंने वो थोड़ा संभाल लिया। ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। एंड इज वेल। बढ़िया। आगे आता हूँ, तैयारी के दौरान जैसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लंबा आपका एग्जाम प्रोसेस है, एग्जाम डिले होता है, फिर बीच में कोरोना था। कैसे अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखा इस दौरान? आपके साथ भी 2018 में फादर का लॉस हुआ आपको, तो ये मोटिवेशन कैसे आपने बना के रखा कि सीजीएल जैसे एग्जाम को निकालना है? क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि स्विच कर लेते हैं कि चलो बैंक पीओ दे लेते हैं, जल्दी जॉब लगेगी, यहाँ बहुत लंबा प्रोसेस है। क्या मोटिवेशन था आपका? सर एक चीज़ की तो मेरी क्लैरिटी थी कि मैं बैंक साइड में नहीं जाऊँगा, बिकॉज वो पब्लिक डीलिंग वाला जो था वो लाइक मेरे लिए नहीं है वो। तो मैंने बैंकिंग को तो साइड रख दिया। और सर मोटिवेशन की जहाँ तक बात आए तो मेरी मॉम ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। लाइक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है, तो उसको ठीक रखने के लिए मॉम ने लाइक एक पास में ही, घर के पास में ही फैक्ट्री है, तो वहाँ पे मॉम को जाना पड़ा।
मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ को लेके, बिकॉज मैं उस एज पे आ चुका था जहाँ पे मुझे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी थी। बट मॉम ने मुझे सिर्फ एक चीज़ कही कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। तो उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा। तो जब मैं सर ये देखता था, क्योंकि सर वो फैक्ट्री भी मतलब हेल्थ वाइज इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि सर टीन की छत है और जून में मम्मी ने ज्वाइन किया, तो वो उतनी गर्मी में काम करना, पूरा दिन खड़े खड़े काम करना, मुझे जब ये महसूस हुआ ना कि मॉम इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हैं सिर्फ इसलिए कि मैं घर पे बैठ के बस पढूं, तो मुझे लगा कि ये तो कोई बहाना नहीं है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, लाइक कि मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें तो ऑफ द चार्ट थी, लाइक इसको तो मैं, डेविएशन का कोई स्कोप ही नहीं था। कोई स्कोप ही नहीं था सर, ये चीज़ तो मेरे दिमाग से चली गई थी। और दूसरा सर, जब मैं जब ये बोल रहा हूँ कि नॉन फिक्शन बुक्स मैंने पढ़ी, तो लाइक एक जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट, मोस्ट यस सर, वेरी नाइस बुक आई विल से, सबको पढ़ना चाहिए जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, बहुत ही शानदार किताब है। बिल्कुल। तो सर उस बुक ने भी मुझे काफ़ी क्लैरिटी दी कि कैसे मैं अपना एनवायरनमेंट क्लीन करके और सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन हटा के, एक बुक है वन थिंग, वो मैंने जब ये पढ़ी तो मुझे लगा कि ये मैं अपने एंटायर प्रोसेस को थोड़ा एफिशिएंट बना सकता हूँ। कहीं पे मैंने जैसे पढ़ा था कि मोटिवेशन जो है वो सेकंड स्टेप है, एक्शन पहला स्टेप है। तो ये माइंडसेट में ना क्लैरिटी आती जा रही थी कि मैं ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स में नहीं फंस रहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन, मोटिवेशन, इन सब को सोच के अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन ही होगी, लाइक कुछ और करने लग जाएंगे हम। तो इससे बेटर क्या है कि मैं एक्शन लूँ, इवन दो वो थोड़ा इस टाइम पे प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, इस टाइम पे वो स्ट्रेसफुल लग रहा है, बट इवेंचुअली रिजल्ट उसी की वजह से आएगा। लाइक प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो प्रोसेस से ही पहुंचा जाएगा। तो इस वजह से सर ये माइंडसेट जो था ना, इसका शिफ्ट मुझे लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन को संभालने के लिए, रादर दैन कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से मोटिवेशन लेने के। अपने घर के अराउंड देखो, मॉम डैड क्या कर रहे हैं, मॉम डैड कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। बिकॉज सर हम ऐसे मिडिल क्लास से आ रहे हैं, सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो सबके घर में कुछ ना कुछ रिलेटेबल इश्यूज हैं। तो अपने मॉम डैड को देखो कितनी ज़्यादा वो एफर्ट्स डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम पढ़ पाएँ, एंड हमारे पास बहाने क्या आ जा रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग एंड। तो वीरेंद्र, आपका जो माता जी का सेक्रीफाइस है वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं पहले उनको नमस्ते करता हूँ यहाँ से। और एक कुछ पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को लेकर थोड़ा नाराज़ रहते हैं कि वो डांटते रहते हैं उनको। तो मैं उन लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात हुई जो यूएस से आया था। तो वो ये बता रहा था कि यूएस में 12th तक की पढ़ाई फ्री है, पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, सब वहीं पढ़ाते हैं। 12th के बाद की जो पढ़ाई है वो पैसा दे के पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है, उस कल्चर में बिलीव करते हैं कि उनकी एक लाइफ स्टाइल है, वीकेंड में उनको एंजॉय करना है, सेविंग वगैरह नहीं करते वो लोग। तो 12th के बाद बच्चे को वहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता है। या तो जो पढ़ते हैं वो तो फिर या तो बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, वो पढ़ाएंगे। अदरवाइज वहाँ मोस्टली जो बच्चे हैं 12th के बाद जॉब्स करने लगते हैं, राइट, छोटी मोटी नौकरियाँ लेंगे कि उनके जेब खर्ची निकलने लगे। यहाँ पर इंडिया में पेरेंट्स आपको डांटते जरूर हैं, लेकिन आपके नौकरी लगने तक अपना पेट काट कर, खूब मेहनत कर कर वो हर कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोग 30-30 साल की एज तक तैयारी करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे माँ बाप हमें डांट रहे हैं। उनका हक बनता है, वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें हर उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि मोटिवेशन के लिए आप अपने पेरेंट्स को देखिए कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस वो आपके लिए कर रहे हैं। वीरेंद्र की माताजी एक फैक्ट्री में काम कर रही हैं, गर्मी में, टीने की फैक्ट्री है वो, लेकिन ये उस चीज़ को समझ रहे हैं कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस वो कर रही हैं इनके फ्यूचर के लिए। तो डिस्ट्रैक्शन का सवाल ही नहीं है, मोटिवेशन ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप भी अपने पेरेंट्स को देखिए कितनी मेहनत वो आपके लिए कर रहे हैं। 2-4 बातें अगर वो बुरी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो सुनिए और आगे बढ़िए और अपनी पढ़ाई करिए, अपनी नौकरी ले लीजिए। ऐसा मौका भी सबको नहीं मिलता है। मैंने जैसे आपको एक उदाहरण दिया यूएस का, ऐसे ही आपको समझना है कि आप बहुत लकी हो कि आप इंडिया में हो और आपके पेरेंट्स आप पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या नहीं प्रिपरेशन के दौरान? बिल्कुल नहीं सर मैंने सारे लाइक 2017 में ही मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे अपने सारे अकाउंट, इवन व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह सब हटा दिया था सर मैंने। फोकस पढ़ाई। मुझे लगा था कि सर ये कहीं ना कहीं मेरे में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन डालेंगे ये, तो इस चीज़ से मैं बेटर कि इधर मैं जाऊँ ही ना, इंस्टेड कि मैं टाइमर लगा दूँ 15 मिनट्स का या फिर 20 मिनट्स का। मुझे लगा कि ये टाइमर लगाना भी बेकार है, बिकॉज अगेन उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में ही है।
तो ये सब से पढ़ने से अच्छा मैंने ये सारी डिस्ट्रैक्शन को पहले ही रिमूव किया। यूट्यूब आप यूज कर रहे हैं? यूट्यूब यूज कर रहा था। इवन मैं यूट्यूब में भी काफी ज्यादा फुल स्क्रीन पढ़ करके पढ़ता था, ताकि रिकमेंडेड सर्च में भी कोई मुझे ऐसी वीडियो ना दिख जाए, ताकि कहीं मैं अगेन वो नोटिफिकेशन बंद कर रखा था आपने? नोटिफिकेशन बंद था सर। वरना तरह तरह के मैसेज आते रहते ना कि एक महीने में सीजीएल में टॉप रैंक कैसे निकाले। यस सर। तो वो वीडियो फिर बिना मन के भी आदमी देख ही लेता है। यस सर, वो कहीं ना कहीं सर वो दिमाग पे ना इम्पैक्ट डालता है कि अगर मिस आउट कर गया तो क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, तो इसलिए मैं जाता। प्रिपरेशन के दौरान फ्रेंड सर्कल था आपका कोई? नहीं सर एक जो मेरा फ्रेंड जिसने इनिशियली मुझे बताया था सीजीएल के बारे में, उसने बीच में प्रिपरेशन छोड़ के अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया था। अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया था उसने। ओके, उसने बिजनेस शुरू कर दिया। हाँ यस सर। तो वो अभी अच्छा चल रहा है, बट वो एक जो था ना एक सपोर्ट, वो चला गया इनिशियल स्टेज पे। तो उस टाइम पे तो बुरा लगा था, बट अगेन मैंने ये फील्ड चूज कर ली थी, तो वहाँ पे तो बढ़ना ही था। यस। तो कोई डाउट वाउट होता था तो आप कैसे रिजॉल्व करते थे? सर मुझे टाइम लग जाता था। इवन मैंने बुक में लिख भी रखा है कि लाइक मैं 3 दिन बाद मुझे ये डाउट क्लियर हुआ है, और मैंने वो लिख के मैसेज लिख के मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको कि 3 दिन बाद जाके समझ आया। बट सर वो जो लर्निंग थी वो 3 दिन मुझे लगे थे उसको रोज 3 दिन तक करने में। इंस्टेड मुझे किसी ने हैंड टू हैंड कोई सोल्यूशन पकड़ा दिया और मैं उसको देख के समझ गया। वो 3 दिन का जो लर्निंग प्रोसेस था वो डीप रहता था। मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सेकंड हैंड नॉलेज ले रहा हूँ, उसमें वो कंप्लीट मतलब मेरे को समझ आ चुका होता था, और वैसा कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसको सॉल्व कर लेता था। तो ये चीज़ का मुझे बेनिफिट हुआ। इवन तो मैं हैंड टू हैंड सोल्यूशन नहीं था, इसका लॉस होता था मुझे कि तुरंत सोल्यूशन नहीं मिल रहा, बट अगेन वो लर्निंग डीप हो जाती थी उसकी वजह से। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, यही मेरी फिलॉसफी है। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चंस के साथ ज्यादा टाइम तक रहो। आज की डेट में क्या है कि इमीडिएटली क्वेश्चन नहीं है, किसी से पूछ लो आंसर मिल गया टेलीग्राम पे। बिल्कुल। तो मैं इस अप्रोच को बिल्कुल निगेट करता हूँ। मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे सीट में आंसर की भी नहीं होता था, ABCD नहीं लिखता था मैं, कि क्वेश्चन है उनके साथ जितना टाइम आप बिताओगे ना उतना बेहतर सीखोगे। नहीं लगेगा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद लगेगा। अभी भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो कई बार क्या करता हूँ, सवालों को छोड़ देता हूँ बच्चों को, कहता हूँ कि इसको करो, 1 दिन नहीं बताऊंगा, 2 दिन नहीं बताऊंगा, उनको फ्रस्ट्रेट करूंगा, परेशान करूंगा। मुझे लगता है कि अगर आप क्वेश्चंस के साथ ज्यादा समय तक रहोगे तो वो भी एक प्रोग्रेस है टुवर्ड्स फाइंडिंग योर आंसर। और वहां पर जब आप मेहनत करोगे, 4 दिशाओं में सोचोगे, आपको एक रेडीमेड आंसर नहीं मिलेगा आपको, है ना, थोड़ा सा सोच विकसित होगी, सवाल लगे या ना लगे। और वो मैं बहुत एग्री करता हूँ। तो कई बच्चे हैं जो बोलते हैं हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है पढ़ने के लिए। सिलेक्शन लेना है, आप वीरेंद्र को देखो, कोई ग्रुप नहीं था इनका, इन्होंने खुद अपने डाउट सॉल्व किए, 3-3 दिन लगाए हैं, तब भी इन्होंने इतनी अच्छी रैंक निकाली है। तो एक्सक्यूज मत बनाओ, मेहनत करो और एग्जाम निकालो। वीरेंद्र, सफलता में आप अपने किसको क्रेडिट देना चाहोगे? मेरे फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स एंड गली के पास के जो फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है सर। लाइक जब भी मैं फ्रस्ट्रेशन की पीक पे पहुंचा था, बिकॉज मेरा क्या था कि मैं घर में एक कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूँ। इवन मैं पूरे दिन में मॉम से ही 1-2 घंटे मिलता था अपने घर में रहने के बाद भी। तो ये चीज़ था कि मैं कमरे के अंदर ही हूँ, तो एक अलग ही लेवल हो चुका था कि किसी से महीने 2-2 महीने 3-3 महीने ना मिलना। इवन मैं महीना हो जाता था मैं घर के बाहर भी नहीं निकलता था। तो अगेन जब मैं निकलता था तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे, कहीं जाना, हंसी मजाक करना, एंड वो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट था मेरे लिए। एंड देन सर उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट आ जाता है मेरी मॉम का। वो सपोर्ट के बिना तो सर मैं आज यहाँ पे नहीं होता। इवन मैंने एग्ज़ाम का ख्याल छोड़ दिया था 2018 में, तो मॉम ने ही मुझे थोड़ा बोला कि ये चीज़ पे एक बार ट्राई कर, कि इतनी आगे आ गया है। तो वो मॉम का सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज घर के हर काम संभाल दिए मॉम ने। मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी थी पढ़ाई के अलावा, किसी चीज़ की नहीं, ना खाना ना कपड़े ना किसी चीज़ की नहीं, जस्ट पढ़ाई करना। तो वो मॉम की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो मॉम का सपोर्ट बिल्कुल। यस सर। एक चीज़ और, जब आप कमरे में रहते थे पढ़ने के लिए, कितने घंटे पढ़ते थे आप रोज? सर मेरा 10 आवर्स का मैंने शेड्यूल बना रखा था, जिसमें से 8 आवर्स की मेरी एफिशिएंसी, 8 to 8.5 आवर्स, क्योंकि बीच में मैं ब्रेक लेता था। मेरे ऑलमोस्ट 2 आवर्स से 2.5 आवर्स तक के सेशन होते थे, फिर मैं ब्रेक लेता था और फिर मैं दोबारा सेशन शुरू करता था। थोड़ा सा बताओगे, आप रात में पढ़ते थे, दिन में क्या शेड्यूल था आपका? सर मैं दिन में पढ़ता था। मैं सुबह में बहुत जल्दी उठ जाता था। मैं सर एक्चुअली क्या है कि 19 की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैं 4 बजे उठ जाता था, क्योंकि 4:30 बजे मेरे गली के पास वाले फ्रेंड्स दौड़ने जाते थे, तो मैं उनके साथ दौड़ने चले जाता था। एंड ये मार्च तक चला था, क्योंकि उसके बाद फिर कोरोना आ गया था। तो मार्च तक मेरा ये चला था। उसके बाद मैं फिर 4:30 बजे उठ के घर पे ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता था सुबह, और फिर उसके बाद मेरे पढ़ाई के सेशन शुरू हो जाते थे 8 बजे के अराउंड। एंड फिर मैं उसको एक्सटेंड करता था शाम तक, बाकी शाम को दिन में एक बार मैं सो जाता था। कितनी देर के लिए? सर 1 घंटे के लिए।
और फिर रात में कितने बजे सोते थे आप? सर मैं अराउंड 10:30 सो जाता था। ओके, तो रात में लगभग आप 5.5 घंटे की नींद ले रहे हो? सर नहीं सर, मैं 10:30 के अराउंड सो जाता था, फिर 4:30 बजे उठे उठा। आप 5:30? हाँ, फिर उसके बाद फिर रात को वो दिन में फिर मैं सो गया। 1 घंटे, तो मतलब हाँ। टोटल आपकी लगभग 6.5 घंटे 6.5 घंटे की नींद Yes, आपकी sir. रही। क्योंकि सर ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, मेक इट स्टिक, और एक बाबरा ओखले की एक बुक है माइंड फॉर नंबर्स। तो इन बुक में मैं पढ़ा था, तो उसमें न्यूट्रिशन का एंड इसका स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी में। क्योंकि सर प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने देखा है ना, एक लेवल पे 2018 के टाइम पे क्या होता था, मेरे नेक में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, मैं उठ गया, फिर पढ़ाई आधे घंटे पढ़ाई नहीं करी, 1 घंटा पढ़ाई नहीं करी। तो जब से मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी तो मेरा इन चीज़ों में एफिशिएंसी बढ़ गई। लाइक एटलीस्ट मेरे पास ये नहीं था कि नेक पेन हो रहा है अब मेरे। तो इन चीज़ों का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था अगेन, और स्लीप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। दिन की स्लीप में जानबूझ के सोता था ताकि जितना मैंने पढ़ा है वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि देखा क्या है, मतलब साइंटिफिक रिसर्चेस में पाया गया था कि ये जो सबकॉन्शियस लेवल पे अंडरस्टैंड, मतलब वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी जब हम एक स्लीप लेते हैं। तो वो स्लीप साइकिल में तभी 2 बार ऐड करता था ताकि वो थोड़ा और अच्छा भी होता है अगर आप आफ्टरनून में एक नैप ले लो तो आपका फिर उसके बाद का जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाता है, वो अपने आप। काफ़ी रिफ्रेशिंग हो जाता है। यस ओके, सर। सो वीरेंद्र, आपका जो पूरा जर्नी है बड़ी इंस्पायरिंग लगी मुझे, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपने सारे सवालों का बड़ा बेहतरीन तरीके से जवाब दिया और बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी हैं। जैसे डिस्ट्रैक्शन को लेके जो आपके पॉइंट्स हैं वो बहुत बहुत वैलिड हैं, वो बहुत अच्छे लगे मुझे। पूरा इंटरव्यू बहुत मज़ेदार रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा और वो भी शायद सपना देखेंगे कि आपका इंटरव्यू देख के कुछ सीखेंगे और उन्हें लगा कि हम भी इंटरव्यू देने जाएंगे क्या, और मुझे उम्मीद है वो भी यहाँ आएंगे। आपका क्या आखिरी संदेश है एसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ते हैं और आपकी तरह सपना देख रहे हैं कुछ बड़ा करने का? मेरा सभी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी के बिना ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंसिस्टेंसी ही मांगता है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सर बेनिफिट ये है कि उसमें कंपाउंड इफेक्ट आ जाता है। हर दिन छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं हमारी प्रिपरेशन में। दूसरी चीज़ कि अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज रिवीजन के बिना पुराना सारी चीज़ें हमारी वाइप आउट हो जाती हैं मेमोरी से, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जा ही नहीं पाती। एंड तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हेल्थ का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी इम्प्रूव होती जाएगी। सो वीरेंद्र का ये सिंपल सा मैसेज है, कंसिस्टेंसी, रिवीजन एंड हेल्थ इज़ द की। ये पूरा इंटरव्यू इनका बड़ा शानदार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे एस्पिरेंट्स को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और अपनी तैयारी को आप इनके इनपुट से ज़रूर बेहतर बना पाएंगे। वीरेंद्र जी, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी कुछ अच्छा करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच सर।